नमस्कार, आप देख रहे हैं बेटी बचाओ सम्मेलन। जी हां, हाथरस की घटना को लेकर लगातार एबीपी न्यूज इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है। एबीपी की कोशिश रंग भी ला रही है। ये एबीपी न्यूज की मुहिम का ही असर है कि पीड़ित परिवार की बात दुनिया के सामने आई, अफसरों पर कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई सरकार के द्वारा। आज भी एबीपी न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी है, क्योंकि सवाल बना हुआ है कि बेटी कैसे बचेगी। इसलिए आज हम कर रहे हैं बेटी बचाओ सम्मेलन। मैं आपके साथ शोभना यादव। हमारे साथ देश के बड़े पूर्व पुलिस अधिकारी जुड़ेंगे इस सम्मेलन में। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, हाथरस केस में एसपी समेत 5 पुलिस अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन डीएम एसडीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यही बना हुआ है कि जब पुलिस के ऊपर, पुलिस महकमे के ऊपर, तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई, तो आईएएस अधिकारी के ऊपर यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो है वो कोई भी जिसे कहा जाए कि काम करता है, आगे किसी भी जांच को उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। अगर आधी रात में अंतिम संस्कार उस बेटी का बिना परिवार के किया गया, तो ये आदेश किसने दिया था, ये किसने तय किया था? एसपी तो तय नहीं कर सकता है। और अगर डीएम ने ये आदेश दिया था, एसडीएम ने ये आदेश दिया था, तो फिर डीएम और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एसपी पर तो कार्रवाई हुई है। और इसको लेकर जो आईपीएस एसोसिएशन है और आईएएस एसोसिएशन है वो भी आमने सामने है। आईपीएस एसोसिएशन का ये आरोप है कि हमेशा पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई क्यों होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी है यानी जो आईएएस ऑफिसर्स है उनको क्यों छोड़ दिया जाता है, ये भेदभाव क्यों किया जाता है। तो इसको लेकर भी आवाज लगातार उठ रही है। और इसी बीच बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी हाथरस केस में डीएम प्रवीण कुमार की भूमिका पर सवाल उठा दिया है। देखिए उनका ट्वीट, क्या कह रही है मायावती। हाथरस के डीएम पर मायावती का निशाना, डीएम के रहते निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। हाथरस के डीएम पर मायावती का बड़ा बयान अब सामने आया है। हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सुश्री मायावती ने ट्वीट किया है। रहस्य में चुप्पी दुखद व अति चिंताजनक। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हुई है, किंतु उस डीएम के वहां रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? लोग आशंकित हैं। और यही सवाल देखिए एबीपी न्यूज भी लगातार उठा रहा है। सियासी दल अपनी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन एबीपी न्यूज पिछले 4 दिनों से लगातार ये मुहिम छेड़े हुआ है कि हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलने की तरफ कदम भी आगे बढ़े हैं। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर देखने को मिला है। और अब एबीपी न्यूज लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि जब एसपी, डीएसपी, एसएचओ और सिपाहियों को आपने सस्पेंड किया है, तो डीएम प्रवीण कुमार को क्यों उनके साथ रियायत, उनके साथ क्यों ये नरमी दिखाई जा रही है? और देखिए आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी आमने सामने। सिर्फ हाथरस के लिए एसपी विक्रांत वीर ही सस्पेंड क्यों किए गए? हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लगातार एबीपी न्यूज बेटी बचाओ सम्मेलन में भी ये सवाल पूछ रहा है। आईपीएस अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हाथरस में सिर्फ एसपी को सजा क्यों? जब डीएम और एसपी की गलती एक जैसी तो सजा अलग अलग क्यों? क्या एसपी ने बिना डीएम के आदेश के अंतिम संस्कार किया? आईएएस लॉबी अपने लोगों को हमेशा बचा लेती है, हमेशा मोस्ट पावरफुल लॉबी इसको माना जाता है। डीएम प्रवीण कुमार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों इस तरह का एक्शन लिया? योगी सरकार पिछले 3 सालों में 14 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है। आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो चलिए अब बेटी बचाओ सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। ये तमाम वो बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं। रविकांत मेरे सहयोगी बने हुए हैं लगातार और डीएम आवास के बाहर हैं। रविकांत, सवाल यही है कि डीएम पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जब पुलिस महकमे के ऊपर कार्रवाई हो गई है, तो क्या पुलिस ने डीएम के आदेश के बिना ये सब कुछ किया है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है और राज्य सरकार की क्या लाचारगी है ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि डीएम स्पष्ट रूप से दोषी है। खुद डीजीपी और सरकार ये कह चुकी है कि जो फैसला है वो लोकल लेवल का है, यानी डीएम और एसपी के बीच का फैसला था। अब
डीएम और लोकल एसपी की अगर बात करें तो एसपी बिना डीएम के इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकता है, क्योंकि ये उसके दायरे से बाहर है। इस तरीके के सभी डिसीजन मजिस्ट्रेट से पूछ करके किए जाते हैं, क्योंकि जिला अधिकारी के बिना ये सारे डिसीजन नहीं हो सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट है कि डीएम हाथरस के कहने पर ही जो रात में 2:30 बजे पीड़िता के शव को जलाया गया, वो डीएम के कहने पर जलाया गया। राज्य सरकार ये कह चुकी है कि लोकल लेवल का फैसला था। जब राज्य सरकार को स्पष्ट है, तो फिर जो सबसे बड़ा गुनाहगार है उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? हमारा सवाल सजा को लेकर के भी नहीं है। डीएम को आप सजा दीजिए न दीजिए ये आप जानिए, लेकिन हमारा प्रश्न सिर्फ ये है कि डीएम अगर यहाँ बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होगी। बिल्कुल सीबीआई जांच करेगी, उसके बावजूद सीबीआई जिन तथ्यों को लेगी उन तथ्यों से छेड़छाड़ करने का अधिकार और पावर अभी भी डीएम के पास मौजूद है। रविकांत, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और यही तमाम जो मांगे हैं वो एबीपी न्यूज भी लगातार कर रहा है कि अगर वही डीएम बने रहते हैं, चार्ज उन्हीं के पास रहता है, तो क्या सीबीआई जांच प्रभावित नहीं होगी? मेरी सहयोगी अंजलि भी हमसे जुड़ेंगी। उससे पहले मुझे क्योंकि तमाम मेहमान दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। एके जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, टीआर कक्कड़ साहब दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, रणवीर शर्मा जी हरियाणा के पूर्व आईजी हैं और विजय वाते पूर्व एडीजी मध्य प्रदेश के हैं। मैं शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन से कर लेती हूँ। एके जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर देखिए सवाल तो पुलिस ने मिसहैंडल किया, डीएम ने मिसहैंडल किया, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या डीएम के रहते हुए जिस सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार के द्वारा की गई है, अगर केंद्र सरकार सीबीआई जांच की तरफ आगे बढ़ती है तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी प्रवीण कुमार के रहते हुए? देखिए, सीबीआई जांच में तो कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जिलाधिकारी, और मैं इस बात से बिल्कुल हैरान हूं कि सारी कार्रवाइयां जो है वो डीएम के निर्देशन में हुई। डीएम धमकाते सुने गए, सब मीडिया चैनल्स ने सुना। जो मेरी इंफॉर्मेशन है हाथरस के बारे में, डीएम बुरी तरीके से प्रशासन पर, जिले पर हावी हैं और अपने अपने जो चाहते हैं सो करते हैं। ये जो फैसले लिए गए हैं जिनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, जिसके लिए कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजीपी ने भी वहां पे क्षमा मांगी है, जो उनके पार्ट पर कतई उचित था। ऐसे में ये एक मेरा स्पष्ट मानना है, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूं कि यूपी की जो पावरफुल आईएएस लॉबी है उन्होंने इसको डीएम को बचाया है। ठीक है, डीएम का तत्काल प्रभाव से वहां से तबादला किया जाना चाहिए। ये गलत संदेश इसका जाता है। आप हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन अपने को बताते हैं और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो सारी जिम्मेदारी एसपी और डीएसपी पुलिस अधिकारी पे डाल देते हैं। ठीक है के जैन साहब, मैं आऊंगी आपके पास। टीआर कक्कड़ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर, ये जो लड़ाई आईएएस लॉबी वर्सेस आईपीएस लॉबी आप बनते हुए देख रहे हैं कक्कड़ साहब, क्या लग रहा है इससे मामला और उलझेगा आगे? न्याय मिलने में देरी होगी और ज्यादा, या फोर्स डिमोरलाइज होगी पुलिस फोर्स? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, आप देखिए कि हमारे प्रशासनिक प्रणाली में जिला जो है उसका क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। बाकी कार्रवाइयां सारे एसएसपी या एसपी जो है वो करते हैं। लेकिन इस तरह का निर्णय मैं फिर कहता हूं, बिना डीएम को बताए, बिना उसकी इजाजत किए, और वो ऑब्वियसली एक एसडीएम को भी भेजेगा वहां पर, इसके बगैर नहीं हो सकता। बड़ी हैरानी की बात है कि यूपी में जब एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी माफी मांग रहे हैं और इंक्वायरी करवा रहे हैं, वो एसआईटी जो भी है, जिला मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? क्यों हर वक्त जांच आईपीएस अफसर पे गिरती है? आईपीएस अफसर भी उसी जिले में है, वो भी है। और इस पर्टिकुलर निर्णय में अगर कोई और एनकाउंटर है, दूसरा है, तो मैं समझ सकता हूं कि गलत हुआ है तो एसएसपी को करिए। लेकिन इस निर्णय में जिसमें इतना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड करना चाहिए था। ये बहुत कक्कड़ साहब, और जो बात आप कह रहे हैं कक्कड़ साहब, यही मांग एबीपी न्यूज भी कर रहा है कि जब
सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, पुलिस महकमे के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो फिर डीएम और एसडीएम को क्यों बख्शा गया है, क्यों नरमी? अंजलि का मैं रुख करना चाहूंगी। अंजलि, आप परिवार के साथ मौजूद हैं, जिसको कहा जाए कि इस समय परिवार ऐसे दुख में है जिसकी शायद अंदाजा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परिवार का क्या कहना है? सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि परिवार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी न्यायिक जांच हो इस मामले की। क्या कह रहा है परिवार? अंजलि, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी शोभना, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकती हैं? मेरा सवाल आपसे यही है, परिवार का क्या कहना है? सीबीआई जांच के जो सिफारिश है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है, लेकिन सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि परिवार चाहता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच हो इस पूरे मसले की। क्या कहना है परिवार का, कोई जानकारी? जी बिल्कुल। देखिए, अभी हमने सुबह एक रिश्तेदार से भी बात की थी और उनका भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हो जिनकी निगरानी में जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी जांच करानी है वो करा ली जाए। और इसकी वजह भी शोभना सिर्फ ये है कि परिवार को किसी पर विश्वास नहीं है। तो अब देश की सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधिकारी रह चुके हैं उनके ऊपर शायद इसलिए वो विश्वास कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे किसी वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में ही जांच की जाए, क्योंकि डर जो है परिवार के अंदर वो साफ देखा जा सकता है। जिस तरह से उनको 3 दिन तक नजरबंद करके रखा गया, तो ये बात उन्होंने सामने रखी है। जी ठीक है अंजलि, आप बनी रहिए हमारे साथ और तमाम पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये बेटी बचाओ सम्मेलन है, कहीं मत जाइए, फौरन लौट के आ रहे हैं। कुछ बहुत ही जो अहम सवाल है वो हम पूछेंगे इन पूर्व पुलिस अधिकारियों से कि जांच में क्या गलती हुई है, क्यों ये पूरा मामला सीबीआई को जांच करना चाहिए। उस सम्मेलन, हाथरस की बेटी को कैसे न्याय मिलेगा, यही मुहिम एबीपी न्यूज ने छेड़ी हुई है। मेरे साथ तमाम वो पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं जिनका एक लंबा अनुभव रहा है और एबीपी न्यूज पर ये पुलिस अधिकारी बड़े सवाल उठा रहे हैं कि हाथरस के डीएम को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है, एसडीएम के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। सिर्फ एसपी, डिप्टी एसपी या इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर लेने से क्या ये पूरा मामला जो है वो पुलिस के ऊपर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया जाएगा? आईएएस लॉबी भी लगातार क्या इतनी मजबूत हो गई है कि सिर्फ पुलिस अधिकारियों के ऊपर ही एक्शन होता है? मेरे साथ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं। एके जैन पूर्व डीजीपी हैं, यूपी के टीआर कक्कड़ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर है, रणवीर शर्मा हरियाणा के पूर्व आईजी हैं और विजय वाते पूर्व एडीजी मध्य प्रदेश है। मैं रणवीर शर्मा जी का रुख करूंगी जो कि हरियाणा के पूर्व आईजी हैं। रणवीर शर्मा जी, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जो एसपी होता है उसकी रिपोर्टिंग जिले के डीएम को होती है। फिर अगर पुलिस से कोई गलती होती है तो क्या डीएम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? सिर्फ एसपी के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या एसपी ने बिना डीएम की जानकारी, बिना उनके आदेश के ये पूरा काम कर लिया? नहीं, मैं बिल्कुल माननीय जैन साहब के साथ सहमत हूं कि भी किसी भी कीमत पे अकेले पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो भी बाय नेम उनके जिम्मेवार हैं। और क्योंकि क्रिमिनल जो सिस्टम है वहां पे डीएम की मेन रोल है और उस रोल की वजह से उनकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बनती। और जब जवाबदेही उनकी बनती है तो अकेले एसपी को सस्पेंड करना एक प्रशासन में गलत मैसेज जा रहा है। इसे फौरी सरकार को ठीक करना चाहिए। जो भी प्रशासन का काम है वो डीएम की सहमति, कंसेंट के साथ ही होता है। बड़ी बात आप रणवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि डीएम की यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसेंट के बिना कोई भी फैसला जिले का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी नहीं ले सकता है, तो फिर सिर्फ एसपी जिम्मेदार क्यों? मेरे साथ विजय वाते पूर्व एडीजी मध्य प्रदेश के जुड़े हुए हैं। देखिए साहब, डीएम की जो भी गलती है उस पर सरकार जरूर एक्शन लेगी। एबीपी न्यूज ने ये मुहिम छेड़ी हुई है और एबीपी पर 3 पूर्व आईपीएस अधिकारी कह रहे हैं कि हाथरस के डीएम के खिलाफ कार्रवाई
होनी चाहिए, एसडीएम के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर टी.आर. कक्कड़ की भी यही मांग है और पूर्व जो कमिश्नर है उत्तर प्रदेश के ए.के. जैन, उनकी भी यही मांग है। और अब मैं रुख कर लेती हूं विजय वाते साहब का, जो कि पूर्व एडीजी हैं मध्य प्रदेश के। विजय वाते जी, डीएम के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। एबीपी न्यूज ने ये मुहिम उठा रखी है और तमाम जो भी सवाल हम उठा रहे हैं वो सरकार तक जरूर पहुंच रहे होंगे। मेरा सवाल आपसे अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर है। विजय वाते जी, जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं उनको अस्पताल में 72 घंटे तक पुलिस इंतजार करती है और उसके बाद क्रिमिशन करती है। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी। फिर इस बेटी का जो अंतिम संस्कार किया गया, एक तरीके से कहा जाए उसको अंतिम संस्कार कहना भी गलत होगा, वो कैसे कर दिया गया? वो तो अनआइडेंटिफाइड नहीं थी, क्यों नहीं उसके परिवार को बुलाया गया? ये ब्लंडर पुलिस की। विजय वाते, आवाज तो करो। विजय वाते जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, यही सवाल मैं ए.के. जैन साहब से ले लेती हूँ। हाँ, विजय वाते जी, मेरा सवाल यही है कि पुलिस 72 घंटे इंतजार करती है अनआइडेंटिफाइड बॉडी का क्रिमिशन करने के लिए। ये जो कहा जाए कि बॉडी थी या अनआइडेंटिफाइड नहीं थी, परिवार है इसका, उसके बावजूद क्रिमिशन इस तरीके से आधी रात में कर देना पुलिस की ब्लंडर। वाते साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है और मैं ए.के. जैन साहब आपसे यही सवाल पूछूंगी, लेकिन क्योंकि फिलहाल छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है। वाते साहब, आवाज आ गई है आप तक मेरी? मैं टेक्निकल टीम से कहती हूँ उसको मैं ठीक कराने की। जी, मेरा सवाल यही है कि 72 घंटे पुलिस के पास होते हैं अनआइडेंटिफाइड बॉडी का क्रिमिशन करने के लिए, फिर इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई कि परिवार को भी शामिल नहीं किया गया? ये फिर चली गई आवाज। वाते साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं ए.के. जैन साहब का रुख करूंगी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां रुक रही हूं, लेकिन कहीं मत जाइए। अनआइडेंटिफाइड बॉडी, मैं ये अंडरलाइन कर रही हूं बार बार, जिस शरीर की, जिस पार्थिव शरीर की कोई पहचान नहीं हो पाती है, उसका पुलिस को हक है क्रिमिशन करने का, लेकिन इस बेटी का क्रिमिशन करने का हक पुलिस को किसने दिया? यही होगा सवाल डीजीपी यूपी के ए.के. जैन साहब। तो आप देख रहे हैं बेटी बचाओ सम्मेलन, हमारे साथ तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो बना हुआ है, जिले के एसपी पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन डीएम, एडीएम, एसडीएम को साथ नरमी बरती जाती है। वजह क्या है? क्या आईएएस लॉबी इतनी ताकतवर है राज्य में कि आईपीएस अधिकारियों के ऊपर हमेशा कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आईएएस अधिकारी किनारा कर लेते हैं, हर जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लेते हैं और सारी की सारी गलती का ठीकरा जो है वो आईपीएस अधिकारियों के ऊपर या पुलिस महकमे के ऊपर फोड़ दिया जाता है। ए.के. जैन साहब, पूर्व डीजीपी मेरे साथ बने हुए हैं। ए.के. जैन साहब, सवाल मेरा यही कि 72 घंटे का इंतजार किया जाता है अनआइडेंटिफाइड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए भी। इस बच्ची के तो माता भी थी, पिता भी, भाई भी, भाभी भी, फिर आखिर पुलिस को क्या जरूरत हो गई? और क्या पुलिस का यही सबसे बड़ा ब्लंडर? या कहा जाए कि हाँ जी, पहली बात तो ये भ्रांति मैं दूर कर दूं टीवी पे, एसपी डीएम को रिपोर्ट नहीं करता है, एसपी अपने आईजी को रिपोर्ट करता है और ऊपर अपने डीजी को रिपोर्ट करता है। पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में ये एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस है कि अगर सनसेट के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को लेकर, तो वो डीएम की अनुमति से ही आर्टिफिशियल लाइट में पोस्टमार्टम होता है और आर्टिफिशियल लाइट में ही रात्रि में ही दाह संस्कार किया जाता है। ये बड़ा स्पष्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं। डीएम, एसडीएम, एडीएम जो भी वहां पर मौजूद थे, सबकी सहमति से ये हुआ है और इसके लिए बराबर की जवाबदेही, अगर ज्यादा नहीं तो बराबर की जवाबदेही डीएम, एडीएम, एसडीएम की भी है। आप लोगों ने सबने वहां पर, मीडिया ने वहां पर इनका रोल देखा है। एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई, डिप्टी एसपी के खिलाफ हुई, उस पे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने गलत स्टेप ले लिया। पर सवाल इस बात का है कि आप एक पक्ष को पूरा बचा रहे हैं और दूसरे पक्ष को आप दंडित कर रहे हैं। ठीक है, एक पक्ष को आप, हाँ ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास जैन साहब। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक पक्ष को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया जा रहा है हर गलती के लिए और एक पक्ष को बड़ी खूबसूरती के साथ बचाया जा रहा है। विजय वाते जी, पूर्व एडीजी हैं मध्य प्रदेश के, वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। विजय वाते जी, जैसा कि डीजी साहब, पूर्व डीजी साहब कह रहे हैं जैन साहब
कि एक पक्ष को बचाया जा रहा है, एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इससे इतर मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलिस, अगर उसको ऐसी क्या जरूरत महसूस हो गई जब उस शरीर के सब पहचानने वाले थे, माता पिता घर परिवार था, कि आधी रात में आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और केरोसिन डालकर? हिंदू धर्म में क्या बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है इस देश की पुलिस या प्रशासन? मुझे लगता है कि हम लोग बहुत साधारणीकरण बड़ा आसानी से करते हैं। मुझे पता नहीं कि ये परिस्थितियां क्या थी जिसके चलते ये निर्णय उन्होंने लिया। पूर्वानुमान की त्रुटि मुझे लगती है। हालांकि पूर्वानुमान की त्रुटि है तो भी गलत है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का उन्हें अंदाज था, ऐसा सोच रहे थे, तो भी व्यवस्था करने के बाद उचित तरीके से ही अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतिम संस्कार करने के तरीके में निश्चित रूप से गलती रही है और इस गलती का के लिए वो उनका जवाबदेह है और उनको इसका उत्तर देना चाहिए और उसकी परिणाम भी भुगतना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली भी गलती है ये। लेकिन मुझे ये लगता है कि संस्थाओं पर अविश्वास करने की कोई सीमा होना चाहिए। हम लोग एक सीमा से बाहर चले जाते हैं तो संस्था में जो लोग काम करते हैं उनका आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। बातें साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। हम देश की पुलिस से सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उन चंद पुलिस अधिकारियों से है जी। हाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि एसपी की जो संस्था है उस पर भी विश्वास किया जाना चाहिए। अगर से गलती हुई है तो अपन यह उम्मीद करें हम लोग कि उस एसपी के होते हुए या उस डीएम के होते हुए निष्पक्ष नहीं होगा, ऐसा हम क्यों मान के चलते हैं? अरे सर, सामने दिखाई दे रहा है ना, ये संवेदनहीनता दिखाई दे रही है ना। हर घर में बेटी है। अगर हर पुलिस अधिकारी या हर डीएम अपने ये समझ लेता कि ये हमारे घर की भी बच्ची हो सकती थी, हमारे घर की भी बेटी हो सकती थी, तो शायद इस तरह आधी रात में उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। माँ उसकी बिलखती रह गई, कहती रह गई कि अंतिम बार हल्दी तो लगा लेने दीजिए। आपने अगर आप सुने तो मैं बोलूं। हाँ जी, देखिए आप सुने तो मैं बोलूं, आपको सुनना नहीं हो तो मैं नहीं बोलता। नहीं बोलिए। मेरी प्रार्थना यह है कि ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, गलत है, मैं कहाँ कह रहा हूँ पर गलत, लेकिन आप एसपी तक जवाबदारी डाल करके क्यों समाप्त कर देते हैं? उसके ऊपर भी जाए। हाँ। फिर और ऊपर भी जाए। हाँ। प्रश्न ये है कि आपको किसी न किसी स्तर पे, अब आप अगर लोकल पुलिस पे नहीं कर रहे तो आप राज्य पुलिस पे करें, राज्य पुलिस पे नहीं करें, अब सीबीआई पे भरोसा कर रहे हैं। कल सीबीआई की जांच आपके पक्ष में नहीं आई तब उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे। एक सीमा आएगी, अब हाईकोर्ट पे भी नहीं करेंगे, फिर एक सीमा आएगी। मेरा निवेदन है कि आपको संस्थाओं में कहीं न कहीं भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, संस्थाओं में भरोसा करना चाहिए। टीआर कक्कड़ साहब भी जुड़ रहे हैं, दिल्ली के पूर्व कमिश्नर। आऊंगी बातें साहब आपके साथ, पूरे तथ्य मालूम वहाँ के नहीं है। बिल्कुल आऊंगी मैं आपके पास। टीआर कक्कड़ साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कक्कड़ साहब, ये जो संवेदनहीनता है, चाहे डीएम की हो चाहे एसपी की हो, ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य अपराध है। इस पूरे जो भी घटना हुई है, बड़ी मतलब सामूहिक बलात्कार हुआ है, होते हैं, बहुत दुख की बात है, होते हैं। उसके बाद आरोपी पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये प्रशासन को थोड़ा सा और कंसर्न होना चाहिए था कि दलित है, उनको पता है कि इससे बवाल उठेगा। अगर वो इतना आगे नहीं सोच सकते हैं, वो प्रशासन के अधिकारी जो वहां पर हैं, तो मेरा ख्याल में उनमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। और ये जो घटना इन्होंने किया है कि आधी रात को उस शव को जला देना, उसको इस तरह जलाना जैसे उसका कोई वाली वारिस नहीं है, ये बिल्कुल एक मतलब इसको कंडम करना चाहिए और ये कंडम हो रहा है। अब देखिए, एक इस वजह से, केवल इस वजह से किस तरह पूरे प्रदेश में अशांति फैली हुई है। अगर ये उनके परिजनों को बुलाकर ये सब करवा लेते, शोर फिर भी मचता, लेकिन इससे बहुत कम होता, बहुत कम होता। अब तो यह है कि क्यों किया गया ऐसे इसकी, और इसका मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये एसपी महोदय बगैर डीएम के से सलाह किए हुए, उनकी परमिशन के बगैर नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, उन पर एक्शन। अदरवाइज आप पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं, इसका भी आपको ख्याल भुगतना पड़ेगा कभी। पुलिस, देखिए, एक एसएचओ ने गलती की, आपका पूरा प्रदेश हिल गया। मत करिए ऐसे, अपनी बैलेंस बनाए रखिए।
अगर अधिकारी उसने भी कुछ किया है, डीएम, एडीएम, एसडीएम, उनको भी ट्रांसफर करिए, सस्पेंड करिए, जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उनको आपने कक्कड़ छूट साहब, दे दी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही का वही बना हुआ है कि अगर एसएचओ ने ये फैसला किया कि आधी रात में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो क्या डीएम के आदेश नहीं थे? क्या एसपी उस पूरे लाइन में मौजूद नहीं थे? सभी मौजूद थे, तो जिम्मेदारी तो सबकी तय होगी। लेकिन क्योंकि ये रवैया है कि सबसे छोटे सिपाही की गर्दन दबा दो, आला अधिकारी बच जाएं, ये अब नहीं चलेगा। एबीपी न्यूज लगातार तीखे सवाल पूछ रहा है और हमने मुहिम छेड़ी हुई है, हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है। और अब मैं ब्रेक के लिए जा रही हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेक से लौटकर पुलिस के रवैये की करेंगे बात, प्रशासन के रवैये की करेंगे बात कि क्या कोई मर्सिडीज वाला पहुंचता है थाने तो पुलिस का रवैया कुछ और होता है, और कोई गरीब पहुंचता है तो क्या रवैया कुछ और होता है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं। सम्मेलन और जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं, एबीपी न्यूज की मुहिम है, हमें हरियाणा की बेटी को न्याय दिलाना है। और जिस तरीके से डीएम को हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है, जिस तरीके से पुलिस महकमे के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस अधिकारी के साथ नरमी बरती गई, यही हमारा सबसे बड़ा सवाल। और तमाम पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर शर्मा जी, जो कि हरियाणा के पूर्व आईजी हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूं। रणवीर शर्मा जी, इस पूरी जांच में, जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है, इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सवाल पूछे जा रहे हैं डीएम से कि अगर डीएम का आदेश था ही नहीं तो एसपी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, और अगर डीएम का आदेश साथ था तो कार्रवाई सिर्फ एसपी के खिलाफ क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल। रणवीर शर्मा जी। मैं मैडम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि भाई एक तरफा कार्रवाई तो बहुत ही गलत मैसेज सारे पुलिस प्रशासन में जा रहा है, और आईपीएस लॉबी में विशेष तौर से कि उनकी डिमोरलाइजेशन हो रही है कि भी वो जो भी कार्रवाई लैंड ऑर्डर के बारे में होती है वो पूरा प्रशासन इन्वॉल्व होता है, डीएम भी, एडीएम भी, एसडीएम भी, हमारा डीएसपी भी, एसएचओ भी, सभी लोग मिलके उस चीज को डिसाइड करते हैं। और जो इन्होंने ये डिसीजन लिया रात को क्रिमिनेशन करने का, वो निश्चित रूप से गलत था। चाहे कितनी लाइन ऑर्डर सिचुएशन हो, बगैर फैमिली के, उसके परिवार के, जब लोगों के बगैर क्रिमिनेशन कराना वो बिल्कुल गलत है, और लाइन ऑर्डर को और ज्यादा खराब करने की बात आ रही है। ये बात हमने पहले भी कही थी कि भी जो डेड बॉडी रात का क्रिमिनेशन कराया वो गलत है। नंबर 2, वहां पे चाहे हमारे मीडिया के, टीवी के भाइयों को, बहनों को रोकना और नेताओं को रोकना उनसे मिलने उनके दुख की घड़ी में, वो भी गलत था। और अब दोनों ये सिचुएशन पहले ही हो जानी चाहिए थी सरकार के लेवल पे कि भी अगर वो पुलिस की तफ्तीश से सहमत नहीं है तो सीबीआई की इंक्वायरी कर दे, ठीक है, सीबीआई जांच करवा दे, लेकिन ये नहीं कि भी एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एके जैन साहब, पूर्व डीजीपी, मेरे साथ बने हुए हैं। एक और टेक्निकल एंगल मैं जैन साहब आपसे समझना चाहूंगी। एक एडीजी रैंक के अधिकारी उत्तर प्रदेश के सामने आते हैं और कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन जो बेटी है उसका डाइंग डिक्लेरेशन है कि उसके साथ रेप हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? बच्ची ने अगर ये डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है 376D का, उसकी एविडेंस भी है। जो मैंने सुना बच्ची की मां को बोलते हुए, तो जिस हालात में बच्ची मिली है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा टीवी में, मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ जो है अनाचार नहीं हुआ है। और ये अब सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दिया गया है, देखिए, और मैं समझता हूं कि जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो हो जाएगा। और अगर कोई भी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने अपनी सीमा लांघ कर कोई कार्रवाई की है तो वो भी दंड के दायरे में आएंगे, और सीबीआई अवश्य उनके खिलाफ भी प्रबल संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार को करेगी। ठीक है जैन साहब। टीआर कक्कड़ साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो बहुत जल्दबाजी में जो अंतिम संस्कार किया गया, इसमें एक सवाल ये भी कहा जा रहा है और पूछा जा रहा है पुलिस से कि इससे तो सारे साक्ष्य जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं।
ये भी हो सकता था कि परिवार मांग करता कि दोबारा इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल्स लिए जाएं या दोबारा पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाए। क्या इसी डर को देखते हुए पुलिस ने ये अंतिम संस्कार किया? इसमें थोड़ा सा मैं आपसे भिन्न सोचता हूं कि जो इन्होंने किया, उस शव को जलाया बगैर उसके घर वालों को की सहमति से या उनको साथ रखे हुए, ये बिल्कुल गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए और दंड मिलना चाहिए उन सबको। लेकिन वो सबको मैं जब कहता हूं तो प्रशासन जब चलाया जाता है तो दो ही लोग मेन जो है डीएम और एसपी हैं, ऐसे मौकों पर वो आपस में कंसल्टेशन करके ये ऐसा कार्य करते हैं। और अगर डीएम एक स्टैंड ले ले ऐसे केस में कि नहीं भाई ये नहीं होगा, हम कल ही करेंगे, तो एसपी नहीं करेगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा ये कि अगर वो ना जलाते तो शायद सेकंड फॉरेंसिक जांच हो सकती थी। ये एक कहना बड़ी मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहां तक सब ठीक था क्योंकि मेडिकल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर उसकी जो भी सफदरजंग में उसकी दवा वगैरह हुई है, वहां भी पर्चे बने होंगे, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, तो इससे आगे कोई और जांच की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन रेप का केस, मतलब उस दिन मैं सुन रहा था एडीजी साहब को, मुझे दुख हुआ कि इतने सीनियर अफसर इस स्टेज पर, जबकि इतना कुछ हो रहा है, आपको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए टीवी पे, क्योंकि ये बात की बातें हैं। आप पहले ये कि उसकी स्टेटमेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन है, आपने 376D में पर्चा दर्ज कर रहा है, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। मतलब डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सबसे अहम साक्ष्य है और उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैं अपने दर्शकों को उस परिवार की बात सुनवाना चाहती हूं जो असीमित दर्द, असीमित तकलीफ से जूझ रहा है और लगातार एक ही मांग कर रहा है, हमारी बच्ची को, हमारी बेटी को न्याय दीजिए। पर ये जो हमारे बहन का हुआ वो गैंग रेप ही हुआ है, ये बात मेरी माँ भी कहती है, मेरी बहन भी कहा है, और इसको झुठलाया जा रहा है। ऐसे लेके गए कि पहले तो इन्होंने सीधी गाड़ी शमशान में आधी रास्ता में पहुंचा दी। सारे जो लोग आ रहे सब डरा रहे, पर लोगों हमारा कोई इंसाफ नहीं कर रहा कोई। जी मैम ने बोला था कि आपको अगर आपकी बहन अगर उस कोरोना से मर जाती तो आपको कोई मुआवजा मिलता, ऐसे बात कर रहे हैं हमसे। एक्सीडेंट थे, वो गाड़ी के सामने लेट गए, पुलिस वाले ने उनके सीना में ही लात मारी बहुत तेजी से। कल बोल दिया था आप लोगों से कि यहाँ पे वो ऐसा टीम बैठी है, पर यहाँ कोई नहीं था। यहाँ पे इनकी कोई बहुत बड़ी चाल है कि जिस तरह से ये सब किया जा रहा है, मैम मुझे नहीं लग रहा कि हमारी बहन को इंसाफ मिलेगा। तो सत्यमेव जयते बेटी बचाओ सम्मेलन, ये आप देख रहे हैं, तमाम वो पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका एक लंबा अनुभव अपने इस क्षेत्र में रहा है। मैं जैन साहब आपका रुख करना चाहूंगी। आपने ये अभी आवाजें सुनी होंगी परिवार की, किस तरीके की बात की जा रही है। एक आला अधिकारी जाता है और ये कहता है कि अगर कोरोना से मरते तो क्या इतना पैसा मिलता? क्या हम संवेदनहीन समाज, संवेदनहीन अधिकारियों के साथ अपने प्रशासन को आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा तो यही कहना है कि जो इतने संवेदनहीन अधिकारी हैं, जिलाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बहुत ही सहानुभूति पूर्वक एक रवैया रखें उस परिवार के प्रति जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उनको पूछे कि आपको आर्म्स लाइसेंसेस चाहिए क्या अपनी सुरक्षा के लिए? चाहिए तो लाइए, मैं बना के आपको आर्म्स लाइसेंसेस देता हूं। जो विपक्षी गण हैं, जो दबंग लोग हैं गांव के, उनके परिवार में अगर किसी के पास में शस्त्र लाइसेंस हैं तो उनके निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हैं जो कि जिला प्रशासन कर सकता है, जो कि उसको करनी चाहिए। एक पितृवत व्यवहार होना चाहिए कि जैसे कि हमारे परिवार में ही कोई दुर्घटना हुई है, ये इस प्रकार का व्यवहार न करके इस प्रकार का व्यवहार करना, डराना धमकाना, ये कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कभी होता नहीं है। मेरे माफ कीजिएगा, इसको ये मत समझिएगा कि यूपी पुलिस इस प्रकार का व्यवहार करती रही है। बहुत ही सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाता है, बड़ी शालीनता का व्यवहार किया जाता है। उस परिवार के साथ पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन मिलकर खड़ा होता है जिससे कि उनको मजबूत। बिल्कुल। तो आपने ये तमाम जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जिनका एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, सभी का ये कहना
कि डीएम पूरी तरह से जिम्मेदार है, सिर्फ पुलिस के ऊपर कार्रवाई एक तरफा एक तरीके से ये निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और यही एबीपी न्यूज भी बेटी बचाओ सम्मेलन में लगातार कह रहा है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं मत जाइए, क्योंकि अब जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ महिला वकीलों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। हर कानूनी दांवपेच, हर कानूनी एंगल को हम उन महिला वकीलों से समझेंगे कि इस केस को क्या कमजोर कर दिया गया है जो अंतिम संस्कार इतनी जल्दबाजी में किया गया।